नमस्ते। आरएस मेंस में भारतीय समाज एक टॉपिक है अपना, और प्री के साथ साथ हम मेंस को भी अभी शुरू कर दे रहे हैं। तो इस चैप्टर में अपने को मुख्य रूप से जो पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं, जैसे जाति, वर्ग, संस्कृतिकरण, लौकिकीकरण, आधुनिकीकरण, और उसके अलावा जो है वो वृद्ध, महिलाएं, है ना, अल्पसंख्यक के अधिकार और कमजोर वर्ग जो है उनके बारे में, फिर गरीबी, बेरोजगारी, ये सब जो है भारतीय समाज के विभिन्न पक्ष हैं, उसका अध्ययन अपने को इस विषय के अंदर करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू कर दे रहे हैं जाति से। भारतीय समाज में सबसे अनूठी चीज जो हमें मिलती है वो है जाति। जाति, अब जाति क्या है, जाति को परिभाषित कैसे करें? तो जाति को परिभाषित करने के लिए हमें 3 बिंदु जो है सीधे सीधे तौर पे याद होने चाहिए। पहला, सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था। पहला जो शब्द अपने को याद रखना है वो है सामाजिक स्तरीकरण, यानी समाज में विभिन्न स्तर हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह के स्तर बनाए हुए हैं जाति व्यवस्था में। ठीक है ना, 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, है ना। ऊंचे स्तर के लोग, फिर उससे ठीक नीचे, फिर ठीक नीचे, फिर ठीक नीचे। तो ये सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था है, यानी समाज में ऊंच नीच की भावना आती है जाति से। तो पहला जो शब्द अपने को याद रखना है सामाजिक स्तरीकरण। दूसरी चीज जो है वो है, यह एक जन्म आधारित व्यवस्था है। इसका आधार है जन्म, यानी जन्म से ही यह निश्चित होता है कि कौन सा व्यक्ति किस जाति का होगा। वो एक बार किसी जाति में जन्म लेने के पश्चात उसका दूसरी जाति में हस्तांतरण नहीं होता, यानी वो दूसरी जाति को ग्रहण नहीं कर सकता। तो इस तरह ये एक सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था है जो जन्म आधारित है, यानी इसकी सदस्यता हमें कैसे मिलती है, जन्म के आधार पे मिलती है। और तीसरी जो चीज है वो है, परिभाषा में हमको लेनी है, ये एक बंद व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? एक बंद व्यवस्था है। अगर जाति को हमें परिभाषित करना हो तो हम कैसे करेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण पर या सामाजिक स्तरीकरण युक्त वह जन्म आधारित व्यवस्था जिसमें सदस्यता जन्म से मिलती है एवं जाति एक बंद व्यवस्था है। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत हैं। जाति व्यवस्था कैसे उत्पन्न हुई, इसके उद्भव के अलग अलग सिद्धांत हैं। उत्पत्ति के इसके सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत जो हम देखते हैं वो है प्रजातीय सिद्धांत। प्रजातीय सिद्धांत, ठीक है। अब ये किसने दिया है? ये दिया है डिजले और मजूमदार ने। डिजले और मजूमदार ने यह सिद्धांत दिया है। कहते हैं कि आर्यों के आगमन के पश्चात, ठीक, आर्यों के आगमन के पश्चात प्रजातीय शुद्धता हेतु, प्रजातीय शुद्धता हेतु जाति का विकास हुआ। यानी आर्य अपने आप को यहाँ रहने वाले स्थानीय जो जन थे, स्थानीय कबीले थे, उनसे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और अपनी श्रेष्ठता को कायम रखने के लिए, अपनी प्रजाति की शुद्धता बरकरार रखने के लिए उन्होंने स्वयं को कहा आर्य और दूसरों को कहा अनार्य।
यही आर्य और अनार्य जो है कालांतर में जातीय व्यवस्था की नींव के रूप में मानी जाती है। यानी आर्य जो है वो अपने विवाह आदि संबंध है आर्यों में करेंगे और अनार्य अनार्यों में करेंगे। तो पहला जो सिद्धांत है रिजले और मजूमदार का वो है प्रजातीय सिद्धांत। दूसरा जो है वो है राजनैतिक सिद्धांत। राजनैतिक सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत किसने दिया है? ये सिद्धांत दिया है अब्बे डुआय धुर्य ने दिया है। अब्बे डुआय और धुर्य ने यह सिद्धांत दिया है। इन्होंने भी इंडो आर्यन संस्कृति से इसका जाति व्यवस्था का उद्भव स्वीकार किया है। इन्होंने कहा कि कुछ जातियां जो चतुर जातियां थी जैसे ब्राह्मण, इन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ बनाए रखा और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए या उच्चतम स्तर पर बनाए रखने के लिए, अपने आप को ऊंचे पायदान पर रखने के लिए ये एक जाति व्यवस्था का रचना की। तो राजनीतिक में ब्राह्मण जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ बनाए रखना चाहते थे, राजनीतिक रूप से फायदा लेना चाहते थे, इसलिए इन्होंने जाति व्यवस्था की नींव रखी। तीसरा है धार्मिक सिद्धांत। धार्मिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत के अंतर्गत हम चर्चा अगर करें तो ये दिया है फोकार्ट व सेनार्ट, ठीक है। इन्होंने कहा कि धर्म के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती थी यज्ञों की, ठीक है, और यज्ञों में मंत्र कौन पढ़ते थे? ब्राह्मण। यानी ब्राह्मण जो है वो मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ हो गए, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हमारी उपस्थिति के बिना यज्ञ नहीं किए जा सकते। इस तरह ब्राह्मणों ने अपनी स्वयं की ईश्वरीय उत्पत्ति का सिद्धांत गढ़ा, ठीक है। इनके अनुसार ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई। क्यों? क्योंकि ये यज्ञों में मंत्र बोलते थे, ठीक है। तो इस प्रकार ब्राह्मण जो है अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए इन्होंने जाति व्यवस्था की नींव रखी। नेक्स्ट जो है वो है सांस्कृतिक सिद्धांत। सांस्कृतिक सिद्धांत ये दिया है लुई ड्यूमा ने। ड्यूमा ने यह सिद्धांत दिया है सांस्कृतिक सिद्धांत। इसके आधार क्या थे? पवित्रता, ये विचारधारा थी। पवित्र जातियां जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय, और प्रदूषित है पवित्र जातियां शूद्र। जिनमें जैसे चांडाल है ना, ये सारे लोग प्रदूषणता, अपवित्रता की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक रूप से ही पवित्र और अपवित्र के रूप में विभाजन कर दिया गया और कालांतर में यही विभाजन जन्म के आधार पर होता गया और पवित्र जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मान ली गई और अपवित्र जाति के रूप में शूद्रों को मान लिया गया। इस प्रकार जाति व्यवस्था का विकास हुआ, ठीक है। इसके बाद एक सिद्धांत आता है व्यवसाय का सिद्धांत। व्यवसाय का सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया है नेसफील्ड ने। नेसफील्ड ने ये सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा है कि हर जाति का एक निश्चित व्यवसाय हुआ करता था। हर जाति का एक निश्चित
व्यवसाय हुआ करते थे। निश्चित व्यवसायों के कारण आर्थिक संघों का निर्माण हुआ। जाति के लोग उसी प्रकार के व्यवसाय कार्य में संलग्न हो गए और कालांतर में धीरे धीरे उस व्यवसाय जो है उनका पैतृक हो गया। निम्न व्यवसायी जो थे उनको करने वाले शूद्र या नीची जाति के लोग कहलाए जाने लगे। ठीक है, नीची जाति के लोग कहलाने लगे और व्यवसाय बदलना मुश्किल हो गया। तो इस तरह व्यवसाय ने भी जाति की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके बाद हम जाति की विशेषताओं को देख लेते हैं। जाति की विशेषताएं। पहली जो विशेषताएं हैं, ये जाति की विशेषताएं दी किसने? देखो, इस पे जाति व्यवस्था पे सबसे बड़ा काम किया है धुलिये ने। ठीक है, इसकी एक पुस्तक है कास्ट, क्लास एंड द ऑक्यूपेशन। ठीक है, इस पुस्तक में धुलिये ने जाति की 6 विशेषताएं बताई है। ये अपने को याद रखनी है। पहली चीज, समाज का खंडात्मक विभाजन। खंडात्मक विभाजन। दूसरा, निर्धारण जन्म से। जाति व्यवस्था का निर्धारण कैसे होगा? जन्म से। तीसरी, समाज का पद सोपानीय विभाजन। पद सोपानीय विभाजन। ठीक है, पद सोपान के आधार पे विभाजन हो गया। अंतःक्रिया पर प्रतिबंध। परस्पर अंतःक्रिया पर प्रतिबंध। हर व्यक्ति का, हर जाति का एक निश्चित व्यवसाय। निश्चित व्यवसाय। और अंतर्विवाही। अंतर्विवाही, अपनी ही जाति में, स्व जाति में विवाह। स्व जाति में विवाह, गोत्र में नहीं, लेकिन अपनी ही जाति में विवाह। ठीक, ये 6 जो है अपने को याद रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट देखें, जाति व्यवस्था की सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है? सांस्कृतिक विशेषताएं। जाति व्यवस्था की सांस्कृतिक विशेषताएं क्या? पहली चीज है, हर जाति की अपनी अलग परंपरा व प्रथा। अलग अलग परंपराएं और प्रथाएं हैं हर जाति की। दूसरा, निश्चित वेशभूषा। निश्चित वेशभूषा व थर्ड जो है, पवित्रता और प्रदूषणता का गुण। प्रदूषणता का गुण, ये लुई ड्यूमा वाला है जो हमने देखा था। ठीक है, अब जाति व्यवस्था का कुछ महत्व भी है। जाति व्यवस्था का महत्व क्या है, उस पर हम चर्चा कर लें। देखो, पहला महत्व जो है, इधर हम देख लेते हैं व्यक्ति के लिए महत्व, और इधर हम देख लेंगे समाज के लिए महत्व। व्यक्ति के लिए क्या महत्व है? हर व्यक्ति को सामाजिक पहचान मिली।
सामाजिक पहचान मिली, ठीक है, वह उसकी स्थिति का परिचायक है, कि उच्च है, निम्न है, ठीक है ना। दूसरा, व्यक्तियों में इस वजह से सुरक्षा की भावना का विकास हुआ। सुरक्षा, कैसी सुरक्षा? सामाजिक और मानसिक। व्यक्ति की पहचान और स्थिति का परिचायक बन गई जाति। सामाजिक और मानसिक सुरक्षा मिली इसे। व्यक्ति के व्यवहार नियंत्रण में मदद मिली। व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रण जाति के द्वारा, समाज से बहिष्कृत करने का डर, तो ये जाति के पॉजिटिव पक्ष हैं। व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रण, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कृत्य करता है जो उस जाति के मूल्यों के विपरीत हैं, तो उसको समाज से बहिष्कृति का डर भी रहता है, ठीक है। समाज में देखें तो आपसी सहयोग, विभिन्न जाति, एक जाति के लोग आपस में सहयोग करते हैं, ठीक है, और सह अस्तित्व, अपने अपने बस्तियां, अपने अपने टोले आपस में सहयोग। कई जातियों में जो है वो आपसी सहयोग बहुत ही, जैसे आदिवासियों में हमने देखा है मारूभोल और इस तरह की जो नोत्रा प्रथा और इस तरह वो आपस में सहयोग करते हैं। श्रम का सरल विभाजन हुआ। श्रम का सरल विभाजन या विशिष्टीकरण कहें, यानी कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, ये जाति व्यवस्था के द्वारा पहले से जन्म के साथ ही तय हो जाया करता था, ठीक है। इससे जातियों में सांस्कृतिक एकीकरण की भावना बढ़ी। सांस्कृतिक एकीकरण, जातियों में सांस्कृतिक एकीकरण, कल्चरल रूप से वो एक हुए और हर जाति ने अपनी विशिष्ट पहचान, विशिष्ट प्रतीक, है ना, इनको धारण किया, विशिष्ट मूल्य बनाए, तो सांस्कृतिक एकीकरण हुआ। समाज में स्थिरता आई, स्थिरता आई, सामाजिक स्थिरता, और जीवन साथी का चुनाव सरल हो गया। जीवन साथी का चुनाव सरल हो गया। सरल हो गया। तो ये इसके व्यक्ति और समाज के रूप में अलग अलग महत्व है। व्यक्ति की सामाजिक पहचान व स्थिति का निर्धारण हुआ, इससे उसमें सुरक्षा की भावना आई, चाहे वो सामाजिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो। व्यक्ति के व्यवहार का नियंत्रण हुआ, ठीक है। समाज के लिए महत्व देखें तो आपसी सहयोग और सह अस्तित्व की भावना प्रबल हुई। श्रम का सरल विभाजन या विशिष्टीकरण हो गया, ठीक है। सांस्कृतिक एकीकरण की भावना आई, समाज में स्थिरता आई और जीवन साथी का चुनाव सरल हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं जाति व्यवस्था की कमियां। जाति व्यवस्था के दोष या कमियां। पहला जो दोष और कमी है वो है जाति व्यवस्था अलोकतांत्रिक है। अलोकतांत्रिक है, यानी हर व्यक्ति को एक समान अधिकार नहीं है। ये समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, स्वतंत्रता और बंधुता के मूल्यों के विपरीत है। यानी ये कैसी है? दूसरी हम असमानता पर आधारित है। असमानता पर आधारित एक व्यवस्था है। इसमें व्यक्ति का शोषण होता है। व्यक्ति का शोषण होता है। व्यक्ति का शोषण होगा चाहिए। इसके बाद व्यक्ति के विकास में बाधक है। ये विकास में बाधक है क्योंकि आपने सब चीजें पहले से ही तय कर दी। उसका व्यवसाय भी पहले तय कर दिया, उसका बौद्धिक स्तर, सब कुछ आपने पहले से तय कर दिया। तो सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत विकास में ये बाधक है। प्लस ये राष्ट्र की गतिशीलता में भी बाधक है। राष्ट्र की गतिशीलता में भी बाधक है। राष्ट्र की गतिशीलता बाधक है, ठीक है। हर व्यक्ति का उपयोग नहीं हो पाया।
और हम इस जाति व्यवस्था के कारण ही देखते हैं कि युद्ध करना केवल क्षत्रियों का काम रह गया और कई सारी जातियां जो है वो युद्धों में भाग नहीं लिया उन्होंने, और हमें देश और समाज को गुलाम होना पड़ा। ठीक है, क्योंकि राजनीति करना केवल क्षत्रियों ने अपने हाथ में रख लिया। इस जाति व्यवस्था के कारण समाज में कई सारी कुरीतियों का विकास हुआ। कई सारी कुरीतियों का विकास हुआ, जैसे अस्पृश्यता, बाल विवाह। इन कुरीतियों के विकास में जाति व्यवस्था एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके बाद जातीय हिंसा भी हुई, अलगाव बढ़ा। जातियों को लगा कि उनका शोषण हुआ है और इस वजह से अलगाव भी बढ़ा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे लिंगायत कर्नाटक में, लिंगायत और बोक्कालिंगा, जैसे अपने राजस्थान में जाट राजपूत। इस तरह जातीय हिंसा, अलगाव भी बढ़ा। नेक्स्ट क्या है? स्त्रियों की दशा। जाति व्यवस्था के कारण स्त्रियों की दशा चिंताजनक रही है, क्योंकि उनको अपने अधिकार से हमेशा वंचित होना पड़ा। नेक्स्ट क्या है? श्रमिकों की गतिशीलता में बाधक। श्रमिकों की गतिशीलता में बाधक। कारण क्या है? हर व्यक्ति का श्रम और व्यवसाय पहले से निर्धारित कर दिया गया। हो सकता है किसी एक जाति का व्यक्ति किसी दूसरे व्यवसाय में अच्छा हो, लेकिन अपनी जाति के कारण उसे वो विशिष्ट व्यवसाय करना पड़ा। तो इस तरह श्रमिकों की गतिशीलता में कमी आई, श्रम का विशिष्टीकरण, विभाजन, और इससे क्या हुआ? समाज का पिछड़ापन। ये जाति व्यवस्था की प्रमुख दोष या कमियां थी। नेक्स्ट देखें अपन, अब इसके कारण क्या रहे? जाति व्यवस्था में पिछड़ेपन के या इसके कारण क्या रहे? या यूं कहें, कारण जो है, आज की स्थिति हम देखें। सबसे पहले कारण देखने से पहले हम सबसे पहले आज की स्थिति देखें। मान में क्या है आज? तो पहली चीज जो है वो, अब जाति जीवन की स्वतंत्रता का निर्धारण नहीं करती। जाति जीवन की स्वतंत्रता का निर्धारण अब नहीं करती। ठीक है, अब क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया बढ़ी है, आपस में मेल मिलाप बढ़ रहा है, सामाजिक अंतःक्रिया बढ़ी है। जाति की भूमिका में कमी आई है। जाति की भूमिका में अब कमी आई है। अब व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता बढ़ी है। व्यवसाय चयन स्वतंत्र रूप से करने लगे। विशेषाधिकार कम हुए हैं। विशेषाधिकार, जातियों के जो विशेषाधिकार थे वो कम हुए हैं। जजमानी व्यवस्था भी कमजोर हो गई है। जजमानी व्यवस्था विस्तार में अपन आगे देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, जजमानी व्यवस्था भी कमजोर हो गई। तो आज ये हुआ है, तो उसके कारण क्या रहे हैं? अब जो जाति व्यवस्था में बदलाव आ रहे हैं लगातार, तो उसके क्या कारण रहे हैं? थोड़ा सा उनको हम देख लेते हैं। पहला जो कारण है वो है, देखो, सुधार आंदोलन। पहला कारण क्या था? सुधार आंदोलन, है ना, जिसमें जैसे ज्योतिबा फूले, है ना, रामास्वामी नायकर, दयानंद,
इन सब लोगों ने ऊंच नीच और अस्पृश्यता इन सब का विरोध किया और सुधार आंदोलन से लोगों में चेतना का विकास हुआ और जाति व्यवस्था में कमी आई। दूसरा, लोकतंत्र। अब समानता स्वतंत्रता के मूल्य, समानता स्वतंत्रता और बंधुता जैसे मूल्य आ गए हैं, ठीक है। और लोकतंत्र, अब एक वोट एक आदमी। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि अब व्यक्ति के आधार पे, व्यक्ति की जाति के आधार पे उसकी उच्चता व नीचता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अब व्यक्ति समान है, संविधान में जो है हर व्यक्ति समान हो गया है। संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक मूल्य जैसे अस्पृश्यता निवारण अधिनियम है ना, इन सब के द्वारा अनुच्छेद 17, ठीक है, अनुच्छेद 17 और SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट, इन सब के द्वारा जो है जाति व्यवस्था को कमजोर किया गया। आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण में शिक्षा, उद्योग, यातायात, इन सब चीजों ने जाति व्यवस्था के बंधनों को ढीला किया। शहरीकरण, जाति व्यवस्था हम देखेंगे कि गांवों में बड़ी भीषण है, लेकिन शहरों में उतनी भीषण नहीं है। शहरों में जाति व्यवस्था उतनी जटिल नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे शहर बढ़े जाति बंधन भी ढीले होते गए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, के दृष्टिकोण में भी अब बदलाव आया है। है ना, आवागमन, एक जगह से दूसरी जगह जाना और नए वर्गों का उदय, नए वर्गों का उदय कौन कौन से, जैसे देखो वकील हो गए, है ना, डॉक्टर हो गए, सेवक हो गए। जो मध्य वर्ग है, मध्य वर्ग ने जाति बंधनों को ढीला करने में महत्वपूर्ण भूमिका। इसके बाद हम देख लेते हैं जाति और राजनीति। जाति और राजनीति, जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा था कि जाति जो है वो सबसे बड़ा दल है। जाति सबसे बड़ा दल है। और हम जानते हैं कि पिछड़े वर्गों में जो चेतना का विकास हुआ है, इसमें जेपी आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसी कारण यूपी, बिहार, यहाँ जाति आधारित राजनीति का विकास हुआ है, ठीक है। रजनी कोठारी हुए हैं, प्रोफेसर रजनी कोठारी। इन्होंने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसमें कहा है कि जाति और राजनीति के बीच में 3 प्रकार की अंतःक्रिया हुई है। कितनी अंतःक्रिया? 3 अंतःक्रिया हुई है। जाति और राजनीति में 3 अंतःक्रिया हुई है। पहला, जाति का लौकिक पक्ष, जाति का लौकिक पक्ष, यानी उनकी संख्या। संख्या में जो अगर ज्यादा है तो फिर क्या हो गया, उनको आपको उस अनुपात में टिकट भी देना पड़ेगा। फिर एकीकरण, जातियों का आपस में एकीकरण, एक जाति के लोग इकट्ठे हो गए सब और उसी जाति के पक्ष में फिर वो मतदान करते हैं। सपोज करें यादव है, तो यादव जातियों की संख्या, उसका अनुमान हुआ, तो उस आधार पर संख्या के हिसाब से उनको टिकट दिए गए। अब वो अपनी जाति के पक्ष में एकत्रित हो गए और उन्होंने अपनी जाति के व्यक्ति को मतदान कर दिया, ठीक है। और फिर चेतना पक्ष, इससे जो है
सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन दृष्टिगत हुए। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन अपने को दृष्टिगत हुए। तो इसी कारण फिर मंत्रिमंडल में भी इनकी संख्या में वृद्धि हुई, है ना। जाति आधारित जनगणना की मांग भी बढ़ी। जाति आधारित जनगणना की मांग भी बढ़ी। तो इस दृष्टिकोण से हम देखें, जाति और राजनीति में आज एक बहुत बड़ा संबंध हो गया। नेक्स्ट चले हम, एक शब्द आता है जातिवाद। जातिवाद, जातिवाद क्या है? स्वयं जाति के प्रति अंधश्रद्धा। जातिवाद क्या है? स्वयं जाति के प्रति अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा, यह है जातिवाद। वो ठीक है, अंधश्रद्धा, लेकिन इसमें क्या होता है? अन्य जातियों से ईर्ष्या। जातियों से ईर्ष्या, ईर्ष्याओं के साथ, यानी स्वयं जाति हित, इससे क्या होगा? समाज का विखंडन, विखंडन। नेक्स्ट एक शब्द आता है नातेदारी। नातेदारी, नातेदारी क्या है? ये एक ही जातीय या उपजाति के जो सदस्य है या बिरादरी है, उनका समूह, यानी कोई एक जाति, उपजाति या बिरादरी के सदस्यों का समूह, यह है नातेदारी। ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है प्रभु जाति का कंसेप्ट। प्रभु जाति, ये कंसेप्ट है, ये दिया है एमएन श्रीनिवासन ने। पुस्तक है द सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज। लिखें, द सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज। इस पुस्तक में इन्होंने मैसूर के गांवों में अपना अध्ययन किया और उस हिसाब से प्रभु जाति के लक्षणों का वर्गीकरण किया। अब प्रभु जाति के लक्षण क्या क्या हैं? पहला लक्षण है कि ये एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहती है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। दूसरा, उस भौगोलिक क्षेत्र में इनकी जनसंख्या अधिक होती है। तीसरा, इनके पास आर्थिक शक्ति होती है। इनके पास आर्थिक शक्ति होती है। शिक्षा का विकास होता है इसमें। ठीक है। और राजनीतिक और प्रशासनिक पकड़, राजनीतिक और प्रशासनिक पकड़, प्रशासनिक पकड़ जो है वो इनमें मजबूत होती है। प्लस शहरीकरण का भी इनमें प्रभाव पाया जाता है। ठीक है। हो सकता है इनको आरक्षण का लाभ भी मिल रहा हो। उदाहरण के रूप में हम देखें कि कौन कौन सी जातियां प्रभु जाति के रूप में आती है, तो हम देखेंगे जैसे गुजरात की हेल, है ना, और
पाटीदार। कर्नाटक में जैसे ओक्कालिंगा, लिंगा या लिंगायत। केरल में देखें हम, केरल की नायर जाति, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कम्मा और रेड्डी, रेड्डी जाति है। तो ये जो है वो प्रभु जातियों के रूप में मानी जाती है। अब इसके बाद एक टर्म आता है, अब है एक टर्म प्रभु गुट। ये कॉन्सेप्ट दिया है, ये दिया है योगेंद्र सिंह ने। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? योगेंद्र सिंह ने। ये कह रहे हैं कि शक्ति जो है ये पूरी जाति में नहीं होती, एक विशेष गुट में होती है, ठीक है। शक्ति केवल एक विशेष गुट में होती है, पूरी जाति में शक्ति नहीं होती है। और इसी तरह जो है दक्षिण भारत में पिछड़ी जातियां जो है वो प्रभु जाति बनी। पिछड़ी जातियां प्रभु जाति बनी, ठीक है। नहीं समझ में आ गया? क्योंकि शक्ति है, आर्थिक सामाजिक जो भी शक्ति है ये पूरी जाति में नहीं है, केवल एक विशेष गुट में होती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट दिया है योगेंद्र सिंह ने। अब एक व्यवस्था होती है जो हम देख रहे थे पहले, जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था, ये जजमानी व्यवस्था क्या है? देखो, भारतीय गांवों में पहले एक व्यवस्था होती थी आर्थिक लेन देन की व्यवस्था, यानी निम्न जातियां जो है वो उच्च जाति के लोगों के यहाँ काम करती थी, निम्न जाति अपना श्रम जो है वो उच्च जातियों को देती थी और उस श्रम के बदले उन्हें वस्तु या अनाज या और कुछ मिल जाता था। इस प्रकार ये वस्तु और सेवा का जो है आदान प्रदान था और इस प्रकार भारतीय ग्राम जो है वो आत्मनिर्भर थे। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि निम्न जातियों का बहुत ज्यादा शोषण होने लगा, ठीक है। और इसमें पॉइंट में देखें तो देखो, भारतीय गांव की एक आर्थिक प्रणाली थी, इसमें लिखे हम तो भारतीय गांव की आर्थिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली। दूसरा पॉइंट आ जाएगा वस्तु व सेवा का लेन देन, वस्तु सेवा का लेन देन, ठीक है। तीसरी चीज क्या आएगी? आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर ये एक प्रकार का सामाजिक समझौता था। क्या था? सामाजिक समझौता। लेकिन दिक्कत क्या हुई, समस्या ये हुई कि इसके लाभ तो कम है और हानियां ज्यादा हुई। लाभ में हम देखें तो इससे अंतर्निर्भरता बढ़ी, ये एक सकारात्मक व्यवस्था थी। श्रम का व्यावसायिक विभाजन हुआ, व्यावसायिक विभाजन। लेकिन नुकसान हुए ज्यादा। नुकसान क्या क्या हुए? सबसे बड़ा नुकसान हुआ शोषण। नीची जाति के लोगों को अपनी श्रम और सेवा के बदले में जो पूरा लाभ है वो नहीं मिलता था। शोषण हुआ लोगों का, बेगारी शुरू हो गई, बेगारी शुरू हो गई, सेवा का मूल्य नहीं मिला। व्यवसाय परिवर्तन, व्यवसाय परिवर्तन के अवसर समाप्त हो गए, समाप्त हो गए, खत्म हो गया व्यवसाय परिवर्तन।
नेक्स्ट देखें, एक टर्म आती है आम। ये लगभग व्यवस्था 1980 के आसपास में आई। ये गुजरात का एक गठबंधन था, गुजरात का गठबंधन। खाम में क्या क्या है देखो, ये है क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम। ठीक है, और इसी के आधार पर माधो सिंह सोलंकी आपके सीएम बने। तो ये हमने मोटे मोटे तौर पे जाति व्यवस्था को पूरा देख लिया है। ठीक है, इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हैं वो वर्ग देख लेते हैं। तो पहले जाति और वर्ग में कुछ अंतर देख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं अपन जाति और वर्ग। पहली चीज, सदस्यता जन्म से, सदस्यता योग्यता से। ठीक है, दूसरी ये प्राकृतिक व्यवस्था है। ठीक है, और ये कृत्रिम व्यवस्था है। ये एक बंद प्रणाली है, यानी एक जाति से दूसरी जाति में स्थानांतरण नहीं होता। ये खुली प्रणाली है, एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानांतरण हो सकता है। ये प्रदत्त है, जन्म से है, और ये अर्जित है। इसे आप अर्जित कर सकते हो अपनी योग्यता के बल पर। गतिशीलता नहीं है इसमें, सामाजिक गतिशीलता नहीं है, और इसमें सामाजिक गतिशीलता है। इसमें सहयोग है, आपसी जाति में आपसी सहयोग है। इसमें प्रतिद्वंद्विता है संसाधनों पर। और आप देखो तो एक चीज और इसमें देख सकते हो, ये अंतर्विवाही है और ये बहिर्विवाही है, यानी एक वर्ग से दूसरे वर्ग में विवाह करना संभव है। तो जाति और वर्ग में मोटे तौर पर ये अंतर हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद शुरू कर देते हैं हम वर्ग। वर्ग, वर्ग क्या है? ये भी सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था है। सामाजिक स्तरीकरण का सब अर्थ हम समझ चुके हैं पहले ही। ये भी सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था है, लेकिन ये बंद व्यवस्था नहीं है, ये एक मुक्त व्यवस्था है। इसके आधार क्या है? वर्ग में शामिल होने के आधार क्या क्या है? पहली, समान स्थिति होनी चाहिए। यानी सपोज करो एक वकीलों का वर्ग है, आप एलएलबी कर लेते हैं, उसके बाद आप भी वकील बन जाते हैं, तो समान स्थिति के आधार पर आप उस वर्ग में शामिल हो जाते हैं। दूसरी आधार है आर्थिक। आप यदि मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग में या निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग में शामिल होना चाहते हैं, तो आप अगर निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग में शामिल होते हैं, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होनी चाहिए। तो आर्थिक स्थिति के आधार पर भी आप अपने वर्ग में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा है शैक्षणिक स्थिति। शैक्षणिक स्थिति, और ये व्यवस्था है अर्जित। तो अगर इसकी परिभाषा हम देखें तो इसकी परिभाषा हम इस तरह से कर सकते हैं कि वर्ग सामाजिक स्त्रीकरण की एक मुक्त व्यवस्था है, जिसके आधार समान स्थिति, आर्थिक स्थिति व शैक्षणिक स्थिति है। इस प्रकार हम वर्ग को एक अर्जित परिस्थिति के रूप में व्याख्यायित कर सकते हैं। ठीक है, तो मोटे मोटे रूप से ये शब्द हमको इसमें लाने हैं। अब इसकी विशेषताएं देखें। विशेषताएं देखें, पहली है ये सार्वभौमिक अवधारणा है।
सार्वभौमिक अवधारणा है। दूसरी, इसमें प्रतिस्पर्धा है, नवाचार है, इसका वर्ग का विवादी चरित्र है। सब कुछ अर्थ पे निर्भर है, वर्ग जो है वो अर्थ पे निर्भर है। सामाजिक स्तरीकरण है इसमें भी, उच्च वर्ग निम्न वर्ग। सामाजिक स्तरीकरण तो हर चीज में रहेगा, सामाजिक स्तरीकरण है इसमें भी। इसके आधार परिवर्तनशील है, यानी आप अगर उस आधार को बदल देते हो तो आपकी परिस्थिति भी बदल जाती है, तो आधार इसके परिवर्तनशील है। अर्जित परिस्थिति है, अर्जित है, पूंजीवादी लिख दिया, वैसे अपन और लिख देते हैं आर्थिक अवधारणा है ये। और हर वर्ग की एक निश्चित संस्कृति है, निश्चित संस्कृति होती है हर। इसके साथ साथ विशिष्ट व्यवहार होता है, विशिष्ट व्यवहार होता है, ये विशिष्ट जीवन पद्धति भी। इस तरह देखें तो ये एक पिरामिड नुमा संरचना बनाती है, पिरामिड नुमा संरचना बनाती है। कैसे बनाती है देखो, जैसे ये एक पिरामिड है, पिरामिड, यहाँ है उच्च वर्ग, ये मध्यम वर्ग और ये निम्न वर्ग। ये है जनसंख्या का पिरामिड, यानी वर्ग का जो जनसंख्या पिरामिड होगा वो ऐसा होगा। और ये है आय का पिरामिड, आय का पिरामिड, ये निम्न वर्ग, ये मध्यम वर्ग और ये उच्च वर्ग। क्योंकि उच्च वर्ग के पास जो है वो आर्थिक शक्ति ज्यादा होगी, चाहे इनकी जनसंख्या कम होगी लेकिन आर्थिक शक्ति जो है इनकी उच्च वर्ग की ज्यादा होगी। तो निम्न वर्ग की जो है वो जनसंख्या भले ज्यादा हो लेकिन इनकी आय की दृष्टि से इनके जो है वो क्षमताएं कम होगी। अब वर्ग निर्माण के अगर आधार देखें, वर्ग निर्माण के तो एक व्यक्ति हुए हैं, नाम है रॉबर्ट बीट स्टीड। इन्होंने 7 आधार दिए हैं, 7 आधार दिए। इन्होंने पहला आधार दिया है संपत्ति, वर्ग के आधार जो पहला आधार है संपत्ति। दूसरा रक्त समूह, तीसरा निवास, और निवास अवधि, निवास अवधि। पांचवा पेशा या व्यवसाय। छठा शिक्षा। और 7वां, तो रॉबर्ट बीट स्टीड ने वर्ग निर्माण के 7 आधार दिए हैं। उनमें से पहला है संपत्ति यानी आर्थिक स्थिति, दूसरा रक्त समूह परिवार, ठीक है, जैसे टाटा समूह हो गया है ना, इस तरह अंबानी समूह हो गया, ये इस तरह से। निवास, आप कहाँ रहते हो, आप बम्बई में किस जगह रहते हो, ठीक है, आप किसी झोपड़पट्टी में रहते हो या किसी पोश इलाके में रहते हो। प्लस एक आधार है कि आप उस जगह कितने सालों से रह रहे हो, तो आप वहाँ के वर्ग में शामिल हो जाते हो। आप किस प्रकार का पैसा करते हो, आप वकील हो, डॉक्टर हो, RS हो, क्या हो, ठीक है, आप क्या हो, BA हो, MA हो, PhD हो, आपका धर्म क्या है, आप हिंदू से हो या आप जैन हो या आप मुस्लिम हो। तो इस प्रकार जो है वर्ग निर्माण के भी अलग अलग आधार हैं। यदि वर्ग निर्माण के सिद्धांतों की हम बात करें तो मुख्य रूप से हम देख सकते हैं
कि वर्ग निर्माण के सिद्धांतों में के उद्भव के जो सिद्धांत की बात करें हम, वर्ग निर्माण के उद्भव के सिद्धांत, पहला जो है वो है बौद्धिक सिद्धांत, इंटेलेक्चुअल सिद्धांत। बौद्धिक वर्ग जो है वो है, जैसे इसमें आते हैं ब्राह्मण, कायस्थ, है ना, ब्राह्मण और कायस्थ। दूसरा हम भूमि संसाधन, कि आपके पास भूमि संसाधन, जमीन कितनी है, आप भूमिहीन हो या भूमिपति हो। तीसरा औद्योगिक क्रांति के बाद आया, औद्योगिक क्रांति के बाद आया, ठीक है, जिसमें दो वर्ग बने, ठीक है, पूंजीपति और गरीब या श्रमिक। मार्क्स इसने उत्पादन के आधार पर वर्गीकरण किया है। सिद्धांतों में प्रमुख रूप से चार बौद्धिक है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल है, भूमि यानी संपत्ति, ठीक है, आपके पास कितनी संपत्ति है, कितनी भूमि है। औद्योगिक क्रांति के बाद पूंजीपति और श्रमिक वर्ग आ गया है। मार्क्स ने जो है उत्पादन को आधार माना है, शोषक और शोषित, ये दो आधार मार्क्स ने माने हैं वर्गों के। तो इस प्रकार हम देखें तो वर्गों में भी मोटे मोटे तौर पे वही आर्थिक वर्ग जो है वो अमीर होते हैं, ठीक है। आर्थिक आधार पे यदि हम उसका बंटवारा करें वर्गों के प्रकार, यदि प्रकार के बारे में लिखें, आर्थिक प्रकारों की चर्चा करें, आर्थिक दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं, कितने प्रकार के वर्गों को बांट सकते हैं, तो वही है, ये अमीर हो गए, पूंजीपति हो गए, ये मध्यम वर्ग हो गए और ये निम्न वर्ग हो गया, ठीक है। ये व्यवसायी वर्ग हो गए विभिन्न पैसों के आधार पर, है ना। सामाजिक वर्ग हो गए, ठीक है। सामाजिक वर्ग ऐसे वर्ग जो है सामाजिक रूप से स्वीकृत है और सामाजिक रूप से अस्वीकृत वर्ग। इसके अलावा धार्मिक हो गए। मोटा मोटा रूप से जो हमने पहले देखे थे वर्ग के आधार रॉबर्ट व्हीटस्टीड के, वो ही है और वो हमें ध्यान रखने, ठीक है। अब चुनौतियां क्या है, वर्ग की चुनौतियां क्या है वर्गों की। एक, यहां भी ऊंच नीच की भावना है, ऊंच नीच की भावना यहां भी है। इसमें भी जाति व्यवस्था की झलक मिलती है, इसमें भी जाति व्यवस्था की झलक मिलती है, ठीक है। और इसके आधारों में लगातार परिवर्तन होता रहता है, इसलिए यह व्यवस्था स्थायी नहीं है, वर्ग व्यवस्था स्थायी नहीं है। और इसी आधार पर हम कहते हैं कि इसकी स्पष्ट पहचान मुश्किल है, स्पष्ट पहचान मुश्किल है, कि स्पष्ट पहचान मुश्किल है, ठीक। तो ये इस प्रकार हमने इस भाग में जाति और वर्ग देख लिए हैं। अगले भाग में हम संस्कृतिकरण टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके लिए यदि आपको पढ़ना है तो आप कोशिश करें, राजस्थान बोर्ड की अगर आपको 11th या 12th की किताब मिल जाए तो भारतीय समाज वाला जो पोर्शन है उसमें आपको लगभग ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे और फिर ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे।